प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत चीन सीमा की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने के लिए बुलाई सर्वदलीय बैठक। वर्चुअल बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेरापंथी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जन्म शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने दी आचार्य श्री के जीवन से शिक्षा लेने की सलाह। कोरोना वायरस महामारी के बीच खास बंदोबस्त के साथ 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे हैं चुनाव। अरुणाचल से 1 और कर्नाटक से 4 सदस्यों का निर्विरोध हुआ चुनाव। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। शोपियां और पुलवामा में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 8 आतंकियों को किया ढेर। और भारत में कोरोना से रिकवरी की दर 53.79% से भी अधिक। अब तक 2,04,710 मरीजों ने कोरोना को दी मात। कोरोना के 1,63,248 सक्रिय मामले, 12,573 लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना से 4,54,000 से भी अधिक मौत के बीच कोरोना के वैश्विक मामलों की संख्या 84,89,000 के पार। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। आज की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत चीन सीमा स्थिति पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शाम 5 बजे होने वाली इस बैठक में देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष वर्चुअल तरीके से यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़ेंगे। बैठक में लद्दाख से लगी चीन की सीमा पर स्थिति और खासतौर से गलवान वैली में वर्तमान स्थिति की चर्चा की जाएगी। गलवान वैली में 15-16 जून के बीच की रात भारतीय सेना के 20 जवान मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। हालांकि इससे पहले उन्होंने चीन की सेना को भारी क्षति पहुंचाई थी, जिसमें भारी संख्या में उनके जवान मारे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया है कि शहीद सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। चीन को सख्त संदेश देते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत को उकसाने पर हर हाल में निर्णायक जवाब भी दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया है कि भारत अपनी अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए हर परिस्थिति में सक्षम है। इस बैठक में पीएम मोदी इस बड़े मुद्दे पर न सिर्फ राजनीतिक दलों को जानकारी देंगे, बल्कि साथ ही आगे की रणनीति को लेकर चर्चा भी कर सकते हैं। और अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेरापंथी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जन्म शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। पीएम ने अपने भाषण में आचार्य श्री के जीवन से शिक्षा लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आचार्य महाप्रज्ञ जी ने हम सबको एक स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज, स्वस्थ अर्थव्यवस्था का मंत्र दिया। आज की परिस्थिति में उनका यह मंत्र हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। पीएम ने विश्वास जताया कि जिस समाज और राष्ट्र का आदर्श हमारे ऋषियों, संत महात्माओं ने रखे हैं, वो हमारा देश जल्द ही उस संकल्प को सिद्ध करेगा। उनका ये मंत्र था, स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज, स्वस्थ अर्थव्यवस्था। आज की परिस्थिति में उनका ये मंत्र हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज देश इसी मंत्र के साथ, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है, जिस समाज और राष्ट्र का आदर्श हमारे ऋषियों, संत आत्माओं ने हमारे सामने रखा है, हमारा देश जल्द ही उस संकल्प को सिद्ध करेगा। आप सब उस सपने को साकार करेंगे। और प्रधानमंत्री ने कहा कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने योग के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को अवसाद रहित जीवन जीने की कला सिखाई। ये भी एक सुखद संयोग है कि एक दिन बाद ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है।
वो कहते थे, आत्मा मेरा ईश्वर है, आत्मा मेरा ईश्वर है, त्याग मेरी प्रार्थना है, मैत्री मेरी भक्ति है, संयम मेरी शक्ति है और अहिंसा मेरा धर्म है। इस जीवन शैली को उन्होंने खुद भी जिया और लाखों करोड़ों लोगों को भी सिखाया। योग के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने डिप्रेशन फ्री लाइफ की कला सिखाई। ये भी एक सुखद संयोग है कि एक दिन बाद ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। हमारे लिए ये भी एक अवसर होगा कि हम सब सुखी परिवार और समृद्ध राष्ट्र, जो महाप्रज्ञ जी के स्वप्न को साकार करने में हम सब मिलकर के योगदान दें। और अब रुख करते हैं आज की एक और बड़ी खबर का। देश के 8 राज्यों से राज्यसभा की 19 सीटों के लिए मतदान जारी है। कोरोना वायरस महामारी के कारण 18 सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था। बाद में चुनाव आयोग ने कर्नाटक से 4 सीटों और मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश से एक सीट को शामिल करते हुए कुल 24 सीटों पर चुनाव कराने की घोषणा की थी। कर्नाटक की 4 और अरुणाचल प्रदेश की 1 सीट पर निर्विरोध चुनाव संपन्न हो जाने से अब बाकी बची हुई राज्यसभा की 19 सीटों में आंध्र प्रदेश और गुजरात से 4-4, मध्य प्रदेश और राजस्थान से 3-3, झारखंड से 2 और मणिपुर, मिजोरम तथा मेघालय से 1-1 सीट पर चुनाव हो रहा है। झारखंड की 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। आंध्र प्रदेश में 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार हैं। मध्य प्रदेश में 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। मिजोरम में 1 सीट के लिए त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, तो गुजरात में 4 सीटों के लिए 5 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। मतदान सुबह 9 बजे से शुरू हो गया है और शाम 4 बजे तक ये जारी रहेगा। मतगणना आज शाम 5 बजे के बाद ही शुरू हो जाएगी। आज की एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में शोपियां और पुलवामा में अलग अलग आतंकी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 8 आतंकवादियों को मार गिराया है। अवंतीपोरा में कल से आतंकी एक मस्जिद में छिपकर बैठे हुए थे। धार्मिक स्थल की पवित्रता को बरकरार रखते हुए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के दौरान किसी भी तरह से फायरिंग और विस्फोटकों का प्रयोग नहीं किया, सिर्फ आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए गए। इस कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। वहीं दूसरी ओर शोपियां में भी सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच कल से शुरू हुए एनकाउंटर में 5 आतंकी मारे जा चुके हैं। वहीं सेना का एक जवान भी जख्मी हो गया है। घायल जवान को श्रीनगर में सेना के बेस हॉस्पिटल को रेफर कर दिया गया है। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की देश भर में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने कोरोना वायरस को मात दे दी है। देश में रिकवरी दर 53.79% से भी अधिक हो चुकी है। वहीं अब तक 3,80,532 लोग इस वायरस से संक्रमित हुए हैं। वायरस की चपेट में आने से अब तक 12,573 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी तक कोरोना वायरस के 2,04,710 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद देश में एक्टिव केस 1,63,248 हैं। देश में हर दिन तेजी से आ रहे कोरोना मामलों के बीच भारत ने अपनी टेस्टिंग की क्षमता भी बढ़ा दी है। और राजधानी दिल्ली को कोरोना महामारी के संकट से निकालने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह न सिर्फ बड़ी बैठकें कर रहे हैं, बल्कि कई अहम फैसले भी ले रहे हैं। गृह मंत्री के निर्देश पर दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। 242 कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर 2,30,000 लोगों का स्वास्थ्य सर्वे किया गया। इसके साथ ही टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्टिंग भी शुरू हो गई है। कल 193 टेस्टिंग सेंटर पर 7,000 से भी ज्यादा लोगों का इस विधि से टेस्ट किया गया। उधर टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने के गृह मंत्री के निर्देशों का असर भी दिल्ली में दिख रहा है। यहां 15 से 17 जून के बीच यानी 3 दिन में 27,000 से ज्यादा टेस्ट हुए, जबकि पहले प्रतिदिन 4,000 से लेकर 4,500 टेस्ट ही हो पा रहे थे। आने वाले दिनों में टेस्टिंग की क्षमता को और बढ़ाया जाएगा। आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए निजी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज का रेट भी काफी कम किया गया है। डॉक्टर वीके पॉल समिति की सिफारिशों के आधार पर आइसोलेशन बेड, बिना वेंटिलेटर के सपोर्ट वाले आईसीयू बेड और वेंटिलेटर के सपोर्ट वाले आईसीयू बेड के लिए अलग अलग दरें तय की गई हैं।
ये दर क्या है देख लीजिए जरा। निजी अस्पतालों में पहले 25,000 रुपए तक में उपलब्ध होने वाले आइसोलेशन बेड अब सिर्फ 8 से लेकर 10,000 रुपए में ही उपलब्ध होंगे। करीब 43,000 तक में उपलब्ध होने वाले आईसीयू बेड अब 13 से लेकर 15,000 रुपए में ही उपलब्ध हो सकेंगे। इसके अलावा वेंटिलेटर के सपोर्ट वाले आईसीयू बेड जो पहले करीब 54,000 रुपए तक में उपलब्ध था, अब वो 15 से लेकर 18,000 रुपए में उपलब्ध हो सकेगा। उस पर हिंदी में समाचार और अब बात दुनिया में कोरोना के मामले की। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। तमाम उपायों के बाद भी विश्व में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 84,89,000 के पार जा चुका है। इसके साथ ही दुनिया भर में कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या 4,54,000 से ऊपर चली गई है। इस महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 21,91,000 से ज्यादा हो चुकी है और 1,18,000 से भी ज्यादा लोगों की इस वायरस के संक्रमण से मौत हो गई है। कैलिफोर्निया में अब नए आदेशों के तहत लोगों को घर से बाहर निकलते वक्त हर समय मास्क लगाना जरूरी होगा। बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बिना मास्क के घूमने के मामलों को देखते हुए ये नए और सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। लिहाजा अब लोग घर से बाहर सिर्फ कुछ खाते वक्त ही अपना मास्क हटा सकेंगे। और अमेरिका के बाद ब्राजील और रूस में इस वायरस ने कहर बरपाया है। ब्राजील में जहां कोरोना से इस वक्त 9,78,000 लोग संक्रमित हैं, वहीं देश में 47,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रूस में भी 5,60,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 7,650 लोगों की इस वायरस के कारण मौत हो गई है। रूस में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक कोरोना के असर को कम करने वाली वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू कर दिया गया है। 2 हफ्तों के आइसोलेशन के बाद 18 वॉलंटियर्स इस वैक्सीन के परीक्षण के लिए आगे आए हैं। उधर जापान के कावासाकी में कुछ स्टोर्स खुल गए हैं। कल शहर के एक मशहूर फैब्रिक ब्रांड ने अपने स्टोर और वेबसाइट पर कपड़े के मास्क और कोरोना संक्रमण से जुड़े कुछ उत्पादों की बिक्री शुरू की, जिसके कुछ ही देर बाद सैकड़ों ग्राहक कतारों में लगकर इन मास्क को खरीदने के लिए पहुंच गए। ग्राहकों की बेतहाशा भीड़ को ये स्टोर संभाल नहीं पाए और कुछ ही वक्त बाद स्टोर में माफीनामे का बोर्ड लगा दिया गया। इतना ही नहीं, स्टोर की वेबसाइट भी क्रैश हो गई और कपड़े के मास्क खरीदने की उम्मीद लगाए ग्राहकों को निराशा ही हाथ लगी। जापान में कोरोना संक्रमण के अब तक 17,588 मामले सामने आए हैं। उधर मैक्सिको में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। संक्रमितों के सही समय पर इलाज के लिए देश के फॉर्मूला 1 रेस ट्रैक को विशालकाय कन्वेंशन सेंटर में बदल दिया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की मदद के लिए सेना के बैरक्स भी सैकड़ों बिस्तरों का इंतजाम कर चुके हैं ताकि संक्रमितों को इलाज की कमी ना हो सके। किसी भी आपदा के वक्त मानवीय मदद के लिए हमेशा तैयार रहने वाली मैक्सिको की सेना ने इस महामारी के वक्त में भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है और सेना के 3 बैरक्स को क्लिनिक और अस्पतालों में तब्दील कर दिया गया है। मैक्सिको में 1,59,000 से भी ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से हर तरह के व्यापारिक संबंध खत्म करने के संकेत दिए हैं, जबकि एक दिन पहले ही अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटहाइजर ने कांग्रेस को बताया था कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को अलग करना संभव नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि चीन से पूरी तरह से अलग होने के लिए अमेरिका के पास निश्चित रूप से विभिन्न परिस्थितियों में नीति का विकल्प है। गौरतलब है कि इस साल दुनिया की दोनों बड़ी महाशक्ति कोरोना वायरस महामारी के कारण और चीन द्वारा हांगकांग में सुरक्षा कानून लागू करने जैसे अनेक मुद्दों को लेकर पहले ही आमने सामने विरोध में खड़े हुए हैं। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मदद की गुहार लगाई है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने जॉन बोल्टन पर झूठ फैलाने के लिए देशद्रोही होने का आरोप लगाया है। और इसी के साथ हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।